अगर मैं कहूं कि आजकल की ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी हॉलीवुड पॉलिटिकल थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसी लगने लगी है तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो तो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा ही है। हाँ, मतलब सोचिए, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े इकोनॉमिक वेपन यानी उनके ग्लोबल टैरिफ्स को एक झटके में इलीगल करार दे दिया। एकदम से सब पलट गया। सही कहा, पर कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती है। इस फैसले की स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी कि कुछ ही घंटों बाद एक नए कानून के सहारे वही 10% का ग्लोबल टैरिफ वापस लगा दिया गया। आज की इस गहरी चर्चा में हम इस ग्लोबल ट्रेड वॉर के बिल्कुल सेंटर में उतर रहे हैं और इस पूरे लीगल और इकोनॉमिक ड्रामे को डिकोड करने के लिए आज हमारे पास मटेरियल की कमी नहीं है। हमने एनडीटीवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के इन डेप्थ आर्टिकल्स लिए हैं। इसके अलावा लाइव रिपोर्ट्स हैं, 10 पॉइंट वाले एक्सप्लेनर्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों के डिसेंट नोट्स का पूरा स्टैक है। हाँ, वो डिसेंट नोट्स पढ़ना काफी दिलचस्प था। बिल्कुल। इन्हीं सोर्सेज के जरिए हम ये समझेंगे कि आखिर इस पूरे बवाल का ग्लोबल ट्रेड और आम जिंदगी पर एक्चुअली क्या सीधा असर पड़ने वाला है। बिना कानूनी शब्दों में उलझे हम इसको सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना यहाँ आवश्यक है। आज जिन सोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों तरह के शार्प पॉलिटिकल स्टेटमेंट शामिल हैं। हाँ, काफी एक्सट्रीम रिएक्शंस आए हैं दोनों तरफ से। जैसे एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का बेहद तीखा बयान है और दूसरी तरफ टॉप डेमोक्रेट नेता चक शूमर का इस फैसले को खुलकर सेलिब्रेट करना। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पार्टी का सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ इन सोर्सेज में मौजूद फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी को न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली, बिना किसी बायस के, ताकि इस कॉम्प्लेक्स इशू की क्लियर पिक्चर आराम से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे केस का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा वो कानून है जिसके सहारे ये टैरिफ लगाए गए थे। हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की, जिसे शॉर्ट में IEPEA कहते हैं। ये कानून 1970 में बना था। 1970? जी, काफी पुराना कानून है। बहुत पुराना। और ये एक्ट राष्ट्रपति को इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, उस टाइम इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने की पावर देता है। लेकिन इस लॉ के टेक्स्ट में एक छोटा सा कैच है जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। और वो कैच क्या है? कैच ये है कि इस पूरे एक्ट में कहीं भी टैरिफ, ड्यूटी, टैक्स या लेवी जैसे शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब शब्द हैं ही नहीं उसमें? बिल्कुल नहीं है। और यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के मेजॉरिटी डिसीजन का बेस बन गया। तो मेजॉरिटी ने क्या तय किया? मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स, सोनिया सोटोमायोर, एलेना केगन, नील गोरसूच, एमी कोनी बैरेट और केतांजी ब्राउन जैक्सन, इन सब ने मिलकर एक लाइन ड्रॉ कर दी इस पर। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट को रेगुलेट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप टैक्स लगाकर गवर्नमेंट के लिए सीधा सीधा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें। इस कॉन्सेप्ट को लीगल टर्म्स में मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन कहते हैं। मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन, इसको थोड़ा आसान भाषा में किसी एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहेंगे आप? जरूर। इस डॉक्ट्रिन को अगर हम एक सिंपल एनालॉजी से समझें तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी इमरजेंसी फायर सेफ्टी रूल्स का हवाला दे। ठीक है। और उस हवाले को देकर अचानक से सभी फ्लैट ओनर्स का मंथली मेंटेनेंस डबल कर दे। ओह, वहाँ बवाल हो जाएगा। बिल्कुल। लोग बोलेंगे कि देखिए, इमरजेंसी ठीक है अपनी जगह पर, इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने का हक तो जनरल बॉडी मीटिंग को ही है। और इस केस में वो जनरल बॉडी मीटिंग है यूएस कांग्रेस, यानी वहाँ की संसद। ये एनालॉजी सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करती है। मतलब अगर कोई पॉलिसी इतने बड़े स्केल पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालने वाली है जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड हिल जाए, तो वो पावर किसी पुराने इमरजेंसी कानून के लूप होल से नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। उसके लिए कांग्रेस का क्लियर और डायरेक्ट मैंडेट होना जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्ट्री में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने IEPEA का इस्तेमाल इस तरह डायरेक्ट टैरिफ्स लगाने के लिए कभी किया ही नहीं था। पहली बार हुआ है ये। इस मेजॉरिटी ओपिनियन में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स का एक स्टेटमेंट मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा। उन्होंने बड़ा क्लियर शब्दों में लिखा है कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध में नहीं है। ये एक ही लाइन में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने। हाँ, मतलब वो क्लियर कर रहे थे कि एम्बार्गो या कोटा लगाना एक अलग चीज है,
एम्बार्गो का मतलब है कि आप किसी दुश्मन देश से ट्रेड ब्लॉक कर रहे हैं किसी आपातकालीन स्थिति में, लेकिन जब आप ग्लोबल टैरिफ लगाते हैं जिससे सीधा आपकी ट्रेजरी में रेवेन्यू आ रहा है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का टूल कम और टैक्सेशन का टूल ज्यादा लगता है। और टैक्सेशन तो कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव का नहीं। जब भी टैरिफ्स लगते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना और रेवेन्यू जनरेट करना ही होता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि AIPA को इस तरह से स्ट्रेच करके यूज करना एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ओवररीच का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर कोर्ट इसको अलाउ कर देता ना, तो फ्यूचर में कोई भी राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करके किसी भी चीज पर सिंपली टैक्स लगा सकता था। ये तो पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ने वाली बात हो जाती। वही तो। लेकिन इस सब में एक और ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट यूनानिमस नहीं था। हाँ, 3 जजेस ने विरोध भी तो किया। क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवेनॉ। इन तीनों ने इस मेजॉरिटी से पूरी तरह डिसएग्री किया। और उनका जो डिसेंट नोट है वो कोई आम डिसएग्रीमेंट नहीं लग रहा, उसमें काफी डीप इकोनॉमिक वार्निंग्स छुपी हुई हैं। सही पकड़ा। जस्टिस कैवेनॉ ने स्पेशली एक पॉइंट उठाया जो इस वक्त पूरी US इकोनॉमी में पैनिक क्रिएट कर सकता है। उन्होंने इस डिसीजन के इमीडिएट इम्पैक्ट को हाईलाइट किया है, क्योंकि देखिए, जब तक कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया तब तक US गवर्नमेंट ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर चुकी थी इन टैरिफ्स के रूप में। और वो अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है। सोर्सेज बता रहे हैं कि 14 दिसंबर तक कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन लगभग $134 बिलियन टैरिफ्स के रूप में इकट्ठा कर चुका था। $134 बिलियन। बहुत बड़ा फिगर है। पर जस्टिस कावानाउ का पॉइंट सिर्फ नंबर्स गिनना नहीं था। उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रेसिडेंट के पास ग्लोबल टैरिफ लगाने की पावर एक्चुअली में है, बस उन्होंने शायद गलत टूल यानी IEEPA का इस्तेमाल कर लिया। तो उनके हिसाब से सही टूल क्या होना चाहिए था? उन्होंने डिसेंट में ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 और ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122, 201 और 301 का रेफरेंस दिया। ये ऐसे कानून हैं जो एसेंशियली प्रेसिडेंट को ट्रेड डिसीजंस लेने की आज़ादी देते हैं। तो उनका कहना था कि इस एक टेक्निकल इश्यू पर पूरी पॉलिसी को रिजेक्ट कर देने से एक मैसिव लॉजिस्टिक नाइटमेयर खड़ा हो जाएगा। इस लॉजिस्टिक नाइटमेयर वाली बात को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि $134 बिलियन का फिगर सुनने में तो बस एक बड़ा नंबर लगता है, पर इसका ग्राउंड रियलिटी पर असर क्या होगा? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब टैरिफ लगता है तो वो पैसा फॉरेन गवर्नमेंट आकर नहीं देती है। हाँ? अगर चाइना या इंडिया से कोई शिपमेंट US आती है तो वहां अमेरिका में बैठा जो इम्पोर्टर है वो टैरिफ पे करता है उस वक्त। और उस इम्पोर्टर ने पिछले कुछ महीनों में फर्नीचर, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर पता नहीं कितने बिलियंस ऑलरेडी पे कर दिए हैं। एग्जैक्टली। अब अगर कोर्ट कहता है कि वो टैक्स इलीगल था, तो लॉजिक तो यही कहता है कि वो पैसा उन इम्पोर्टर्स को वापस यानी रिफंड होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा फ्लॉ लगता है मुझे इस पूरे साइकिल में, क्योंकि इम्पोर्टर ने वो टैरिफ अपनी जेब से थोड़ी भरा होगा। उसने आगे होलसेल बायर को चार्ज किया होगा, बायर ने रिटेलर को चार्ज किया होगा, और फाइनली रिटेल लेवल पर एक आम कंज्यूमर ने जब फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे होंगे तो उसने वो बढ़ी हुई कीमत चुकाई होगी। वही सबसे बड़ा कैच है। अब अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट वो $134 बिलियन उठाकर इम्पोर्टर्स को वापस दे भी देता है, तो क्या वो पैसा उस आम आदमी तक पहुंचेगा जिसने महंगा सामान खरीदा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये तो सिर्फ एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफर बन के रह जाएगा, जहां मिडलमैन को एक तरह का विंडफॉल प्रॉफिट मिल जाएगा। उनको फ्री में पैसा वापस मिल रहा है जो उन्होंने ऑलरेडी आगे से वसूल लिया था। बिल्कुल। और इसके अलावा मार्केट्स को सर्टेनिटी पसंद होती है। जब टैरिफ्स इनिशियली अनाउंस हुए थे तो प्राइसेस तुरंत ऊपर चले गए थे, पर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो अचानक से प्राइसेस ड्रॉप नहीं होने वाले, क्योंकि बिजनेसेस को भी पता है कि ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं हुआ है और नए टैरिफ्स तो आने ही वाले हैं। हाँ, वो अनसर्टेनिटी रिटेल प्राइसेस को हमेशा हाई ही रखती है। और इस सब बवाल के बीच व्हाइट हाउस का क्या रिएक्शन था, ये देखना भी काफी दिलचस्प था। जैसे ही डिसीजन आया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनके ट्रेड एजेंडा का एक फियर्सली अग्रेसिव डिफेंस था। कि इस फैसले को डीपली डिसअपॉइंटिंग कहा। और बात यही तक नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कोर्ट के कुछ मेंबर्स पर शर्म आती है कि उनमें वो करने की हिम्मत नहीं है जो देश के लिए सही है। ये स्टेटमेंट अपने आप में और भी स्ट्राइकिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि उन 6 जजों में से कुछ को ट्रंप ने खुद ही अपॉइंट किया था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि इन जजों ने एक ऐसा फैसला दिया है जो उनके परिवारों के लिए एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी का कारण होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा क्लेम उन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं फॉरेन इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। उनका मानना था कि चाहे डर की वजह से या रिस्पेक्ट और दोस्ती की वजह से कोर्ट ने फॉरेन कंट्रीज का फेवर किया है।
उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि वो फॉरेन नेशंस जिन्होंने सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया वो आज सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनका ये जश्न ज्यादा देर नहीं चलने वाला। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो स्टेटमेंट्स थे वो भी काफी पोलराइज थे इस वक्त। हाँ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने तो सोशल मीडिया पर इस पूरी रूलिंग को सीधा लॉलेसनेस का नाम दे दिया। लॉलेसनेस। उनका आर्ग्यूमेंट था कि कांग्रेस ने स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट को इंपोर्ट्स रेगुलेट करने की पावर दी थी और कोर्ट ने एसेंशियली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के हाथ बांध दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ टॉप डेमोक्रेट चक शूमर इस जजमेंट का वेलकम कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए एक ह्यूज विक्ट्री थी और इन टैरिफ्स को उन्होंने एक हिडन टैक्स और एक रेकलेस ट्रेड वॉर बताया जो आम आदमी के कॉस्ट ऑफ लिविंग को आसमान पर ले जा रहा था। पर जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये कहानी किसी कोर्ट के फैसले पर रुकने वाली कहानी थी। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के बस कुछ ही घंटों बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काउंटर मूव चला दिया। वही ना। और उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, इस बार एक नए लॉ का हवाला देते हुए। उन्होंने IEPA को रिप्लेस कर दिया और अब इस्तेमाल किया 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122। और आदेश क्या जारी हुआ? आदेश था कि 24 फरवरी से आने वाले 150 दिनों के लिए सभी इंपोर्ट्स पर एक नया 10% का ग्लोबल टैरिफ लगेगा। इस एक मूव ने पूरे डिबेट का डायरेक्शन ही बदल कर रख दिया। ट्रंप का इस पर कोट था द एडजस्टमेंट बिगिंस, यानी बदलाव शुरू हो रहा है। उन्होंने क्लियरली कन्वे कर दिया कि अगर कोर्ट एक दरवाजा बंद करेगा तो वो दूसरा दरवाजा खोल देंगे। उनका स्टैंड था कि ये जो नया रास्ता है ना, ये एक्चुअली ट्रेजरी में और भी ज्यादा पैसा लाएगा। और इस नए ऑर्डर ने उन सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर वापस 10% ड्यूटी लगा दी जिन्होंने इस शुरुआती टैरिफ से बचने के लिए डील्स निगोशिएट की थी। हालांकि व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार फार्मा और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को इस टेम्पररी टैरिफ से छूट मिली है। अब इस डिस्कशन के उस हिस्से पर आते हैं जो स्पेसिफिकली भारत के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है। जब से ओरिजिनल टैरिफ्स लगाए गए थे और अब जब ये नया ट्विस्ट आया है तो सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भारत और अमेरिका की उस ट्रेड डील का क्या होगा। इस सवाल का जवाब जब ट्रंप से पूछा गया तो उनका बड़ा डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन था। उन्होंने कहा द इंडिया डील इज ऑन, यानी भारत के साथ डील अभी भी जारी है। पर यहाँ पर जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है ना, जिसको उन्होंने खुद द लिटिल फ्लिप बुलाया, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ने इंडिया पर 25% का एक पेनल्टी टैरिफ लगाया था। हाँ, 25% वाला। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि एक कोड़ा संदेश दिया जा सके, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था। ये एसेंशियली एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक थी अमेरिका की तरफ से। फिर उसके बाद काफी नेगोशिएशंस हुए और अथॉरिटीज और इंडियन ऑफिशियल्स के बीच एक कंटिन्यूअस डायलॉग चला और फिर उस 25% वाले टैरिफ को घटाकर 18% पर लाया गया। और अब इस नए ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर के आने के बाद सिचुएशन पूरी तरह से फ्लिप हो गई है। अब 24 फरवरी से भारत पर वो 18% वाला ब्रैकेट हट जाएगा और वो सीधा 10% हो जाएगा। एटलीस्ट आने वाले 150 दिनों के लिए तो यही रहेगा। और इस बारे में बात करते हुए ट्रंप का जो टोन था वो काफी डुअल लगा मुझे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ग्रेट जेंटलमैन रेफर किया, पर उसी सांस में ये भी ऐड कर दिया कि इंडियन नेगोशिएटर्स उसके नेगोशिएटर से कहीं ज्यादा स्मार्टर थे और इफेक्टिवली अमेरिका का फायदा उठा रहे थे। उनके शब्दों में रिपिंग अस ऑफ। रिपिंग अस ऑफ, हाँ। उनका मानना था कि पुरानी डील्स ठीक नहीं थी। इस स्टेटमेंट में उनकी तरफ से एक क्लियर मैसेजिंग है कि देखिए, अब हमने एक बेटर डील सिक्योर की है। ट्रंप का मानना है कि अभी की जो करंट सिचुएशन बन रही है, जहां इंडिया 2% टैरिफ पे करेगा पर यूएस रिटर्न में इंडिया को कोई टैरिफ्स नहीं देगा, वो एक उनके हिसाब से फेयर डील है। ये पूरा इंसिडेंट दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन्स आज के दौर में कितने फ्लूइड और अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। और ये कंफ्यूजन सिर्फ इंडिया तक सीमित थोड़ी है। इस पूरे रोलर कोस्टर का असर तो अमेरिका के सबसे क्लोज एलाइज पर भी दिख रहा है। कनाडा का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ, कैनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट कैंडिस लैंग का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को वैलिडेट करते हुए कहा था कि ये इस बात का सबूत है कि ट्रंप के टैरिफ्स पूरी तरह से अनजस्टिफाइड थे। पर साथ ही उन्होंने कैनेडियन बिजनेसेस को वॉर्न भी किया। वॉर्न क्या किया? उन्होंने कहा कि उन्हें आने वाले वक्त में और भी ज्यादा डिसरप्टिव ट्रेड प्रेशर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है। यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन भी अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल कॉशियस था। ईयू ट्रेड स्पोक्सपर्सन ने क्लियरली स्टेट किया कि वो इस रूलिंग और उसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको केयरफुली स्टडी कर रहे हैं।
इन सबको स्टेबिलिटी चाहिए बस। एग्जैक्टली अटलांटिक के दोनों तरफ के बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। जब टैरिफ्स ओवरनाइट गायब होते हैं और फिर अगले ही दिन दूसरे कानून से वापस आ जाते, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए अगले क्वार्टर का बजट प्लान करना भी नामुमकिन सा हो जाता है। जर्मनी ने भी तो पब्लिकली कमर्शियल रिलेशंस में इस स्टेबिलिटी की ही डिमांड की है। तो अगर इन सभी सोर्सेज, आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स का एक बर्ड्स आई व्यू लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल मोमेंट को विटनेस कर रहे हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एब्सोल्यूट पावर पर एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है। ये तय कर रही है कि इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके ग्लोबल ट्रेड को किसी के भी मनमाने ढंग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर वही दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने उस लिमिटेशन को बाईपास करने का एक नया लीगल रास्ता निकाल ही लिया। उन्होंने 174 के ट्रेड एक्ट का यूज करके वापस वही 10% ग्लोबल टैरिफ इंपोज करना। सीधे तौर पर यह दिखाता है कि ये ग्लोबल ट्रेड वॉर अभी किसी भी लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ये एक एंडलेस लीगल कैट एंड माउस गेम बन गया है, जिसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट इम्पैक्ट अल्टीमेटली ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कंज्यूमर प्राइसेस पर, महंगाई पर। एग्जैक्टली और इन सबको देखकर मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज सोच रहा था। हमने अभी थोड़ी देर पहले उस 134 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू की बात की थी। सोचिए अगर आने वाले वक्त में नीचे की कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट्स ये ऑर्डर दे देती हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये इलीगल था, तो ये पूरा पैसा रिफंड होना चाहिए। तो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस पूरे पैसे को उन हजारों इंपोर्टर्स को वापस कैसे करेंगे? ये तो प्रैक्टिकली एक नाइटमेयर होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब तक ये पिछले कानूनी विवाद सुलझते हैं, उन पर टाइम लगता है, तब तक क्या सेक्शन 122 के अंडर लगाए गए ये जो नए टैरिफ्स हैं, ये एक नई ग्लोबल ट्रेड वॉर को जन्म नहीं दे देंगे? बिल्कुल, और ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स अनसर्टेनिटी है जो आने वाले काफी लंबे वक्त तक इस ग्लोबल इकोनॉमी को शैडो करती रहेगी। इसका असर हमें आम चीजों के दामों में लगातार देखने को मिलता रहेगा। सही बात है। तो इस इकोनॉमिक भूल भुलैया और इसके अंजाम के बारे में आगे और पढ़ने और थोड़ा ध्यान से सोचने के लिए प्रेरित करते हुए हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही ऐसी ही एक और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वापस आएंगे।